क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चौदह लगातार सारे सब्जेक्ट की जो है क्विक रिवीजन कराए जा रहे हैं। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध और उनकी कौन कौन सी नीतियां थी, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध। ऐसे जो युद्ध होते हैं यहाँ से जोड़ के अगर क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। तो अब सबसे पहले हम लोग आज यही देख लेते हैं कि कौन कौन से आधुनिक इतिहास में युद्ध हुए थे अंग्रेजों के द्वारा और उनकी कौन कौन सी नीतियाँ थीं, उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन की ओर। और पहले हम लोग शुरू करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान याद रखिएगा, जब यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी तो उनमें कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं। पहले हम याद रखना, जैसे वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री। आपसे पूछा जाएगा भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन है, तो वास्को डिगामा। यह कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है। इसके बाद है भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली कौन था, तो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल था, जो वास्को डिगामा के बाद भारत आया था। फिर पूछा जाएगा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो जॉन मिल्डन हॉल था, जो अकबर के समय में आया था। प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट अकबर से भेंट की थी, कैप्टन हॉकिंस। ये पूछा जाएगा आपसे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। फिर पूछा जाएगा बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गेराल्ड ओंगियार था। कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, जाप चार्नॉक था। फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रशासक कौन था, चार्ल्स आयर था। और पंडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, फेक्रो मार्टिन था। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मद्रास का संस्थापक कौन था, फ्रांसिस डे था। अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था, फादर मोसेरात था। और फेक्रोइस कैरो भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की सूरत में इसने स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और मुगल सम्राट फारूकसियर से विशेष व्यापारिक रियासत छूट प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया कौन था, जॉन सरमन था। और इसी ने जो है ये भी कहा था, याद रखिएगा, इसने एक बात कही थी कि हमारी कुछ व्यवस्था इस तरह की है कि हम गंगा के तट से अच्छी चीज़ों को सोख लेते हैं और जो है टेम्स नदी की जाके निचोड़ देते हैं। तो ये जॉन सरमन ने ही कहा था और विशेष तरह का दस्तक प्राप्त किया था किससे, फारूकसियर से, बंगाल में व्यापार करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ये सारे जितने भी पॉइंट यहाँ दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और सब महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इनको अच्छे से एक बार देख करके रट लेना है, जिससे क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों का लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और याद रखिएगा वहाँ पर टेस्ट भी होता है और पीडीएफ का ग्रुप है, दोनों ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पर। और सारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारा पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध है। और इसके अलावा टेस्ट होता है तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। चलते हैं हम लोग यूरोपीय कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वास्को डिगामा भारत पहली बार कब आया था, तो 1498 में। दूसरी बार कब आया था वास्को डिगामा, 1502 में आया था। ये बात याद रखना। द्वितीय पुर्तगाल यात्री कैबाल का भारत आगमन कब हुआ था, 1500 ईस्वी में। ये भी याद रखना। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ था, तो 1510 ईस्वी में हुआ था। ये बात याद रखना। बीजापुर के राजा से गोवा छीना गया था। फिर कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाई गई, 1530 में। ये पूछा जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1599 में की गई थी। अधिकार पत्र 1600 में दिया गया था, इसीलिए इस कंपनी की स्थापना को 1600 दिखाया जाता है। ठीक है। 1602 में कौन आया था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। फिर आपसे पूछा जाएगा पुर्तगीजों ने बम्बई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को कब दिया था, और वो चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था, 1661 में दे दिया था। ठीक है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664 में। तो ये भी याद रखना कि 1664 में बनने वाली ये सबसे पुरानी कंपनी, सबसे बाद में बनी थी, सबसे नई कंपनी थी। जाप चार्नॉक द्वारा कलकत्ता की स्थापना 1690 में की गई।
बेदरा का निर्णायक युद्ध हुआ था 1759 में, और याद रखना इसी युद्ध के द्वारा जो है अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया डचों को। तो डच हमारे यहाँ कब आए थे? 1602 में आए थे, और 1700 याद रखिएगा 1759 में ये लोग हमेशा के लिए भारत से बाहर हो गए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें भारतीय व्यापार से बाहर फ्रांसीसी हमेशा के लिए हो गए। तो याद रखना अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध से डचों को बाहर किया और वांडीवास के युद्ध से फ्रांसीसियों को भारत से व्यापार से बाहर कर दिया 1760 में। तो याद रखना फ्रांसीसी हमारे यहाँ 1664 में आए और 1760 में बाहर हो गए। इसके अलावा ब्रिटेन की दो प्रतिद्वंदी कंपनियों का आपस में विलय कब हुआ? तो याद रखना 1708 और 9 में हुआ था, ये भी याद रखना। तो इसी से आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान लड़े गए प्रमुख युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और गलत होने का चांस हमेशा रहता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, हमसे यहाँ गलत हो जाते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, और इसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। उस याद रखिएगा, पहले हम मैप से समझ लेते हैं। याद रखिएगा आज कर्नाटक यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ केरल है, याद रखिएगा, और यह तमिलनाडु का क्षेत्र है। आज की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा उस समय कर्नाटक ये था, आप जो ये मैप देख रहे हैं ये कर्नाटक था उस समय। ये मैसूर राज्य था, ये हैदराबाद के निजाम थे, ये मराठे थे, और ये केरल राज्य ट्रावणकोर के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम युद्ध को पढ़ने जा रहे हैं या कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं, अगर वो मैप के थ्रू हम समझते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं और हमें अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जब कर्नाटक युद्ध हुआ था तो कर्नाटक कहाँ था, तो वर्तमान तमिलनाडु के क्षेत्र में ही वो कर्नाटक था। ये बात याद रखना, कर्नाटक ये नहीं था उस समय, बल्कि ये वाला क्षेत्र था, याद रखना, ठीक है। और यहीं पर 3 युद्ध हुए हैं कर्नाटक के क्षेत्र में, इसीलिए उसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। और कर्नाटक का युद्ध किससे किसके बीच हुआ है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1746 से 48 के बीच में हुआ है, ये याद रखना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, पहले हम ये समझ लेते हैं कारण को, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध को यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य चल रहे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार माना जाता है। याद रखिएगा, एक ऑस्ट्रिया देश है, वहाँ पे उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे। कि इसी युद्ध का विस्तार था भारत में, कि आपस में यहाँ भी लड़ने लगे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण अंग्रेजों का जो कैप्टन था बर्नेट ने, उसने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया और युद्ध यहाँ भी शुरू हो गया। तो युद्ध शुरू हुआ था कहाँ पर? यूरोप में। इसी का विस्तार भारत में देखा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या है? पहला नंबर 1 तो आप बताओगे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध, और यह भी बताना है कि उस समय अंग्रेजों का कैप्टन कौन था? बर्नेट था। और आपको ये भी बताना है ये युद्ध कब हुआ है, तो 1746 से लेकर के 48 के बीच में हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आगे है, पूछा जाएगा प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त कैसे हुआ? तो सापेल की संधि हुई थी कब? तो 1748 में। और कहाँ पे हुई थी? तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ था इसी संधि के द्वारा, और भारत में भी कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। तो यूरोप के परिप्रेक्ष्य में लड़े, और जब यूरोप में संधि हो गई तो यहाँ भी युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये 1749 से 54 के बीच में हुआ है, और इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब के पद को लेकर के युद्ध हुआ था। बस इतना आपको याद रखना है, डेट याद रखना है। फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ, जो है 1756 से लेकर के 63 के बीच में हुआ है, तो ये भी याद रखना। इस युद्ध का कारण क्या था? तो याद रखिएगा, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रिया के मध्य परसा में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध था। ये इसी का विस्तार था भारत में। सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार भारत में हुआ, और इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ गए। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयर कोट ने और फ्रांसीसी सेना को काउंट लाली के नेतृत्व में
युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में जो है वांडीवास के युद्ध में हमेशा के लिए याद रखना फ्रांसीसी हार गए और भारतीय व्यापार से बाहर हो गए। तीसरा कर्नाटक युद्ध पूछा जाएगा कब समाप्त हुआ, तो पेरिस की संधि समाप्त हुआ। और पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में हुई थी और इसी संधि के द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ और भारत में कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है उसी का विस्तार हमारे देश में देखा गया है, तो आपको ये याद रखना है। फिर आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैसूर आप ये मैप पे देख सकते हैं, जो कर्नाटक का क्षेत्र है उसी को मैसूर राज्य कहा जाता है और आज कर्नाटक के दक्षिण में मैसूर क्षेत्र भी शामिल है। तो मैसूर के राजा कौन थे? तो मैसूर के राजा थे आपका हैदर अली और टीपू सुल्तान थे। इन्हीं के साथ युद्ध हुआ था। तो याद रखना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 के बीच में और इस युद्ध में हैदर अली की डेथ हुई थी। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 में टीपू सुल्तान के साथ, जहां उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में याद रखिएगा 1799 में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और मैसूर राज्य पर हमेशा के लिए कब्जा किसका हो जाता है? तो अंग्रेजों का हो जाता है। ये 4 युद्ध को आपको याद रखना है, कब हुआ है ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद इससे जुड़ी हुई कुछ संधियां पूछी जाएंगी, आप ये देख सकते हैं। पहले पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपको डेट बताना है। शासक कौन था? हैदर अली था। और याद रखना ये संधि जब हुई थी तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड बेलेस्ट था, ये आपको याद रखना है। और मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच में हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने युद्ध लड़ा था, क्योंकि टीपू सुल्तान युद्ध में कब आया? जब हैदर अली की डेथ हो जाती है, उसके पिता की। वारेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल था और मंगलोर की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था, ये याद रखना है। फिर आता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ। टीपू सुल्तान उस समय शासक था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। टीपू सुल्तान के साथ लॉर्ड बेलेजली था और मैसूर ने सहायक संधि मान ली और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कब कब कौन कौन सा युद्ध हुआ है, कौन शासक था, कौन वायसराय था, गवर्नर जनरल था और किस संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ है, इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध याद रखना पहला हुआ था कब? तो 1775 से 1782 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हुआ है, याद रखना है। इससे जुड़ा हुआ देख लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? मैंने डेट बता दिया है, वारेन हेस्टिंग के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड बेलेजली के समय और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ है। तो इसको आपको रट लेना है अच्छे से, ठीक है। मराठों द्वारा की गई प्रमुख संधियां कौन कौन सी हैं? तो एक पुरंदर की संधि है, याद रखना। ये राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था, जिसमें शिवाजी की पराजय हुई थी, तब ये जो है संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। फिर सगोला की संधि हुई थी 1756 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में एक संधि हुई थी सूरत की संधि, ये याद रखना है। ये 1775 में हुई थी, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई है, ये आपको याद रखना है। ये इतनी संधियां आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं आंग्ल सिख युद्ध। सिख का क्षेत्र कौन था? पंजाब का क्षेत्र था। यहाँ के राजा रणजीत सिंह थे और रणजीत सिंह के बाद जो है सिखों ने जो है हमेशा संघर्ष किया अंग्रेजों से और अंग्रेजों ने संघर्ष के द्वारा सिख राज पंजाब राज पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46 के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इस युद्ध में के समय अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल और लॉर्ड गॉफ इस युद्ध के समय भारत के प्रधान सेनापति थे,
ये आपको याद रखना है। और लाहौर की संधि हुई 8 मार्च 1846 को, और इस संधि के अनुसार सतलज नदी को अंग्रेजों और सिखों के बीच सीमा मान ली गई। ठीक है, तो अगर हम इसको एक मैप के थ्रू समझें तो हमें इसको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये भारत का क्षेत्र है और याद रखना ये पंजाब का क्षेत्र था, तो यहाँ नदी बहती है सतलज, तो सतलज के उत्तर का क्षेत्र सिखों का रहेगा और दक्षिण का ब्रिटिश सरकार का रहेगा। ये संधि का लाहौर की संधि द्वारा किया गया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1848 से 49 में हुआ, और इसी युद्ध में जो है सिख राज हमेशा के समाप्त हो गया। और दलीप सिंह जो राणा रणजीत सिंह के पुत्र थे, उन्होंने कोहिनूर हीरा जो है दे दिया डलहौजी को, और वहीं से जो है ये सिख साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो याद रखिएगा, जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो 3 युद्ध भी हुए थे। वो 3 युद्ध कभी कभी पूछ लेते हैं जहाँ पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पहला रामनगर का युद्ध हुआ था 1848 में, चिलियावाला का युद्ध हुआ था 49 में, और गुजरात का युद्ध हुआ था 49 में। और इन तीनों युद्धों के द्वारा ही सिख हार गए और हमेशा के लिए साम्राज्य खो दिया। अब हम लोग ब्रिटिश शासन के दौरान पड़ोसी राज्यों से संघर्ष को देख लेते हैं। ये सब युद्ध हमेशा आते हैं और क्वेश्चन गलत होते हैं। यहाँ हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता है कि हमें ये सब भी देखना है, इसीलिए जो है क्वेश्चन को देख करके प्रीवियस ईयर के, इसीलिए मैंने सब टॉपिक का वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना हो। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध, ये गोरखा युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड हार्डिंग के समय युद्ध हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1816 में हुआ था युद्ध, और 1816 में गोरखा पराजित हुए और सुगौली की संधि हुई 1816 में, और नेपाल का क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। ठीक है, अब हम लोग आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में देख लेते हैं। आंग्ल बर्मा युद्ध, आप ये मैप देख सकते हैं, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, इसी को बर्मा कहा जाता था। ठीक है, तो इनके अंग्रेजों के साथ बर्मा के 3 युद्ध हुए हैं। पहला है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में हुआ है। दूसरा, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एम हर्स्ट थे उस समय गवर्नर जनरल। यांगडूप की संधि हुई और इसी संधि द्वारा 1826 में युद्ध समाप्त हो गया। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1852 में हुआ, डलहौजी के समय हुआ, और बर्मा पर कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1885 से 88 के बीच में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ और बर्मा पर अधिकार कर लिया गया हमेशा के लिए। और बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और 4 जनवरी 1948 को इसे एक स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया गया। ये बात याद रखना। तो बर्मा को आज हम म्यांमार कहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, तो 1935 के अधिनियम से, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 के बीच में हुआ था। इस युद्ध का जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ये युद्ध किया गया था। आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से लेकर 80 के बीच में हुआ। उस समय लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे और अफगानिस्तान के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, इसके बाद है आंग्ल तिब्बत युद्ध। आंग्ल तिब्बत युद्ध हुआ था, तो यह युद्ध लॉर्ड कर्जन के समय में लड़ा गया था, और अंग्रेजों और तिब्बती लोगों के बीच जो है लहासा की संधि हुई और यह युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो यह युद्ध कब हुआ था, यह भी याद रखना। यह युद्ध हुआ था 1904 में युद्ध लड़ा गया था, यह भी याद रखना, कर्जन के समय में। इसके बाद है सहायक संधि प्रणाली क्या होती है। ठीक है, ये नीतियां, कुछ हम ब्रिटिश सरकार की नीतियों को भी देख लेते हैं। तो सहायक संधि प्रणाली को कौन लाया था? लॉर्ड बेलेजली लाया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संधि प्रणाली किसके समय में शुरू की गई थी, तो लॉर्ड बेलेजली के समय में शुरू की गई थी। भारत में फ्रांसीसियों द्वारा मुख्यतः नेपोलियन के भय से इसे जो है भय को समाप्त करने के लिए यह संधि लाई गई थी। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसियों में मुख्यतः नेपोलियन का भय उत्पन्न हो गया था, इसीलिए भारत के राज्यों से साथ समझौता करना जरूरी था। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा
वो यहाँ से पूछा जाएगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारत के राज्य कौन थे और कब कब इन्होंने संधि स्वीकार किया। तो ये 4 राज्य दे दिया जाएगा, इसमें 4 राज्य आपको दिया जाएगा, 4 ईयर दे दिया जाएगा और आपको मिलाना होगा। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सहायक संधि सबसे पहली बार किससे की गई, तो हैदराबाद के साथ की गई। कब? 1798 में की गई। सबसे पहले हैदराबाद के साथ सहायक संधि की गई, फिर मैसूर के साथ 1799 में की गई। ठीक है। इसके बाद तंजौर के साथ 1799 में, अवध के साथ 1801 में, पेशवा के साथ 1802 में, भोसले के साथ 1803 में और सिंधिया के साथ 1804 में। तो सब का डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद के साथ 1798 में की गई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहली बार सहायक संधि उसी के साथ की गई है। ठीक है, याद रखना सहायक संधि स्वीकार करने वाले अन्य राज्य भी थे, जैसे जयपुर, जोधपुर जो है, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर, ये राजस्थान के कुछ राज्य थे, इनको भी जो है स्वीकार करना पड़ा सहायक संधि। इसके बाद है आपका व्यवगत की नीति का सिद्धांत था, 1848 से 56 के बीच में लाया था। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहा जाता है, पॉलिसी या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं। इस सिद्धांत कौन दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। और इसमें याद रखिएगा क्या किया गया था, राज्य के शासक द्वारा बिना उत्तराधिकार को जो है, याद रखना उत्तराधिकार के नियम में दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकते हैं, तो गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो इसे गोद लेने की प्रथा भी कहा जाता है, इसे हड़प नीति भी कहते हैं। इस नीति के द्वारा याद रखिएगा सबसे पहले हड़प नीति जिसे कहते हैं, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं, पहला राज्य जो हड़पा गया था वो सतारा हड़पा गया था और सहायक संधि द्वारा हैदराबाद को 1848 में, फिर जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में अधिग्रहण किया गया। इसीलिए झांसी की रानी 1857 के विद्रोह में शामिल हुई। तो ये जो संधि है आप यहाँ देख रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ये 1857 के विद्रोह का एक कारण माना जाता है। ठीक है, और बेलेजेली की सहायक संधि को भी माना जाता है। अब हम लोग याद रखना कुछ चीजें और देख लेते हैं। भारत के प्रति अंग्रेजों की नीतियां, खास करके रियासतों के प्रति। तो जब हमारे यहाँ देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने 4 नीतियों के तहत हमारे देश के राजाओं के साथ संबंध स्थापित किया। पहला है घेरे की नीति, जिसे हम पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कहते हैं। तो 1765 से लेकर के और 1813 तक घेरे की नीति का पालन किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने घेरे की नीति का पालन कब से कब किया, तो 1765 से 1813। फिर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 13 से 57 के बीच में, अधीनस्थ संघ की नीति 57 से 35 तक, 1935 तक, और बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 तक। तो याद रखना भारत के राजाओं के साथ इन्हीं 4 नीतियों के साथ अंग्रेजों ने अपना संबंध बनाए रखा। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ना कभी पढ़ते हैं और ना कभी हम इसको देखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है तो हमसे गलत ही होता है, क्योंकि हम तुक्का मारते हैं तो रटने का प्रयास करते हैं। तो अब बीपीएससी में रटने का समय चला गया है। ठीक है, पहला है घेरे की नीति। 1765 से 1813 तक वारेन हेस्टिंग ने मैसूर मराठों के साथ युद्ध और अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से इस संधि को अपनाया था। वारेन हेस्टिंग ने, आपको बस इतना याद रखना है। तो अंग्रेज क्या करते थे, वारेन हेस्टिंग क्या करता था, 2 बड़े बड़े राज्यों के बीच में छोटे छोटे बफर राज्य बनाता था, जिससे जो है युद्ध की संभावना समाप्त हो जाए और हम उस पर कब्जा कर लें। तो इसी को कहते हैं जो है क्या, तो इसी को हम याद रखना कहते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस या घेरे की नीति। इसका पालन वारेन हेस्टिंग ने किया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कहते हैं। देशी रियासतों के प्रति यह नीति कौन अपनाया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनाया, और इस नीति के अनुसार देशी रियासतों को अपने आंतरिक मामलों को छोड़कर समस्त बाहरी प्रभुत्व कंपनी के अधीन देना था। ठीक है, तो याद रखना उनके साथ अधीनस्थ तरीके से काम किया किसने, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने, आपको यह याद रखना है। फिर है अधीनस्थ संघ की नीति, 1857 से 1935 तक चली, और इस संधि के तहत इसके अंतर्गत याद रखना सभी जितने भी वायसराय आए थे सब ने काम किया। तो इसमें क्या किया गया,
तो इसमें ब्रिटिश सरकार ने के प्रति वफादारी प्रदर्शित करने वाले रियासतों के साथ ब्रिटिश सरकार ने विशेष संबंध बनाया। जिन रियासतों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया, उनके साथ विशेष संबंध स्थापित किया। किस नीति के तहत? अधीनस्थ संघ की नीति के तहत, ठीक है। और इसी नीति के तहत डलहौजी का हड़प नीति को भी समाप्त कर दिया गया था। और चौथा है बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 के बीच शुरू की गई। इसमें 1935 के अधिनियम द्वारा भारत एक संघ होगा और उसमें देशी रियासतें भी शामिल होंगी, ये नियम लाया गया। तो मतलब ये हो गया कि ब्रिटिश सरकार और रियासत दोनों बराबर हो गए, बराबर के संघ की नीति का पालन किया गया। तो ये मॉडर्न इंडिया का पहला पार्ट है जो क्विक रिवीजन के लिए आपको कराया गया है। इसी तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं सारा आपको लाके पहुंचा दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा। आपका काम यह है कि उसको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।